90% लोग अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं भैया, गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं 90% लोग। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे साथ एक वाकया हुआ। हमारे ऑफिस एक सज्जन आए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर के, और वो मुझे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपना समझा रहे थे। उनका कहना था सर 9% इसमें गारंटीड रिटर्न है। तो मैं जरा इंटरेस्टेड हो गया, 9% गारंटीड। जनरली शेयर मार्केट वगैरह में जाओ तो 9 से तो ऊपर मिल ही रहा है, लेकिन वो गारंटीड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। जब गारंटीड 9% मिल रहा है तो मैं भी जरा मैं कैसे भाई 9% गारंटीड कैसे, बताओ मुझे जरा भैया। तो उन्होंने जब पूरा प्लान हमारे को बताया और जब हमने उस प्लान का पोस्टमार्टम किया तो रिटर्न निकल के आता है सर 4.13 एनुअल, लेकिन उनका कहना था 9%। सर ऐसे ही भारत में न जाने कितनी जगह पे कितने लोगों के साथ हो रहा है। आपको 8%, 9%, 10%, 12% गारंटीड बोल करके कुछ भी बेचा जाता है। तो खैर आज हम इसको जरा डिटेल में समझेंगे, ऐसा क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ होता है और इसे कैसे बचना है, हमारा पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। आज इसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज, 2 इनकम ग्रुप मैंने यहाँ पर डिवाइड करा है। एक वो जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है, यानी कि महीने का 25,000 से कम है, और दूसरी तरफ वो जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब 25,000 रुपए से ज्यादा है महीने का। कारण क्या है, आज हम इनको मैंने डिवाइड इसलिए किया करा है सर, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हर इनकम ग्रुप के लिए सेम नहीं हो सकती। अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए अलग अलग इन्वेस्ट करने का तरीका, प्लेसेस होते हैं। तो हमने इसलिए आज दोनों के बेस पर आज हम बात करेंगे। अब भैया 2 कॉलम बनाए हैं मैंने सर, सेविंग और इन्वेस्टिंग। दरअसल इन्वेस्टिंग जहां भी वर्ड आया ना सर, रिस्क अपने साथ उसके साथ आ जाता है, अपने आप आ जाता है। बिना रिस्क के आप उसको इन्वेस्टिंग कह ही नहीं सकते। अगर उसमें रिस्क नहीं है तो आप उसको सेविंग कहो, या फिर इसको फिक्स्ड इन्वेस्टिंग कह सकते हो, और इसको फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग कह सकते हो। फिक्स्ड इन्वेस्टिंग जहां की गारंटीड रिटर्न आपको मिलता है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना सर, जब भी आपको गारंटीड रिटर्न कहीं भी मिले और वो सही में जो बोल रहा है वो मिले, सर वो इन्फ्लेशन से ऊपर नहीं होगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई समझ रहे हो ना। 2002 में पेट्रोल 30 रुपए का मिलता था 1 लीटर, आज के समय में वही 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर का है। इसको बोलते हैं महंगाई। और ये महंगाई दर सर गवर्नमेंट के हिसाब से 7%, 6% एनुअल अभी है, लेकिन रियली अगर आप देखोगे सर मेडिकल इन्फ्लेशन 15% से ऊपर है, मतलब मेडिकल के इक्विपमेंट में, दवाई में 15% से ऊपर ज्यादा महंगाई है। सर आप बेसिक तेल वेल चीजों में देखोगे जो घर में कुकिंग ऑयल यूज होता है, सर इन्फ्लेशन महंगाई हर साल 10% से ऊपर बढ़ रही है। तो खैर, लेकिन हमारे पास जो आंकड़ा है वो 7% का इन्फ्लेशन महंगाई दर है, तो हम उसी के हिसाब से चलते हैं। सर एफडी आरडी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट जो हम हर महीने करते हैं, किसी में 6% मिलता है, किसी में 7% मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर ये 7 बोला जा रहा है तो 7 मिलेगा, चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, सरकार बदले, कोविड आए, कुछ भी हो सर उतना मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है इसमें। सर पीपीएफ अगर कह रहा है कि 7% है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग 7 बोल रहा हूं तो 7.5 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसके आसपास ही है। 7% पीपीएफ है तो सर 7% मिलेगा, कोई नहीं काट सकता उसको। ठीक है। गोल्ड अगर 6, ये वेरी करता है, गोल्ड टाइम टू टाइम बदलता रहता है, लेकिन ये भी नो रिस्क वाला आइटम है, कोई रिस्क ही नहीं इन चीजों में। चौथा है सर एंडोमेंट प्लान, ये भी नो रिस्क आइटम है, इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। ये एंडोमेंट प्लान बेसिकली मैंने भी इसको पूरा ही बताया हुआ है आपको, लेकिन वो एक पहलू से। आज इसका दूसरा पहलू भी हम समझेंगे। कुछ लोगों के लिए सर एंडोमेंट प्लान ये बेस्ट है, इससे अच्छी चीज उनके पास है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है, सर उसके लिए वो जो 1,000 रुपए वाला पुटकू करे वाला फोन होता है, उसके वो कहेगा ये बेकार है, मेरे किसी काम का नहीं है, घटिया फोन है ये, कहेगा ना। लेकिन कोई आदमी अगर 8,000 रुपए महीना सिक्योरिटी गार्ड है वो कमा रहा है, सर उसके लिए पुटकू वाला जो फोन है ना, छुटका, उसके परिवार से, उसके दोस्तों से, उसको संबंधी से बात करने का जरिया है वो, क्योंकि आईफोन की रीच नहीं है उसके पास, वहां तक वो जा नहीं सकता है। तो ऐसे एंडोमेंट प्लान का हम जरा समझेंगे सर, किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए वरदान है, और किन लोगों के लिए घटिया है, बेकार है। आज हम जरा इस पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है, जब हमने यूट्यूब पर सर्च किया ना सर, यूट्यूब पर जितने भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको सिखाने वाले लोग हैं, सब ने इसको घटिया ही बोला है सर। मतलब सिर्फ एक ही पहलू डिस्कस किया, हमने भी इसको घटिया ही बोला था, लेकिन वो एक पहलू में। आज पहली बार हो सकता है यूट्यूब पर
हम इसका दूसरा पहलू भी लेंगे, किनके लिए ये वरदान है। आओ, इन्वेस्टिंग, दूसरा एक कॉलम। सर इन्वेस्टिंग का मतलब रिस्क। शेयर खरीद लो, डायरेक्ट शेयर, 12% से लेके 100% तक आपको रिटर्न मिलेगा, डबल, 100 क्या उससे भी ज्यादा, 2%, 100%, 300%, 500%, 1000%, वो भी पॉसिबल है, वो भी होता है। लेकिन रिस्क कितना? हाई रिस्क, बहुत मोटा रिस्क है सर। म्यूचुअल फंड में चले जाओ, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो सर, 12 से 15%। रिस्क कितना है सर? मीडियम रिस्क है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको 12 ही मिले, हो सकता है 11 भी हो जाए, और जरूरी नहीं है 15 ही मिले, 16 भी हो सकता है। इंडेक्स फंड एसआईपी में चले जाओ, 12 से 15%, हालांकि लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है इतना। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो 15% म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड आ ही जाता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर करो तो मैं 20 साल वाला नहीं, 15 साल में मुझे निकालना है, 5 ही साल में निकालना है, तो इसीलिए कहते हैं रिस्की आइटम। और जब आपका निकालने का टाइम हो गया, उस टाइम कोविड आ गया, तो ये हो सकता है 12 भी ना मिले, 6 मिले, 7 मिले, तो इसीलिए कहते हैं रिस्की आइटम है। लेकिन इधर नहीं है, इधर जब आपको निकालने का टाइम है, उधर कोविड आ जाए फिर भी उतना ही मिलेगा जितना बोला हुआ है। लेकिन इधर निकालने के टाइम पे अगर कोविड आ गया तो हो सकता है वो 6 पर गिर के आए, 5 पर गिर के आ जाए, इसीलिए बोलते हैं रिस्की। सर ईटीएफ में चले जाओ, 12 से 15% इधर भी मिलता है, लेकिन ये लो रिस्क, ये दोनों लो रिस्क वाले आइटम है। अच्छा, इन दोनों इनके बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है, सारे पर सेशन अपलोड करे हुए हैं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर सर्च करो सागर सिन्हा ETF, आ जाएगा ये वीडियो पूरा डिटेल। अब सागर सिन्हा इंडेक्स फंड सर्च करो, आ जाएगा डिटेल। सागर सिन्हा म्यूचुअल फंड सर्च करो, आ जाएगा डिटेल। सागर सिन्हा SIP सर्च करो, आ जाएगा डिटेल। पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है ये सब कैसे खेल होता है इसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताओ, यस लिख के बताओ जल्दी, इतनी बात समझ में आ रही है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे लिखो जल्दी, लिख के बताओ। इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करूं? मैं की बात कर रहा हूं, मैं मतलब मेरे इनकम के हिसाब से। मेरे का मतलब एक आम जनता कि कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, मैं कहां इन्वेस्ट करूं? ध्यान से समझिएगा सर, अपनी सबसे पहले जरूरत को समझो, उसके बाद ही आप सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। जरूरत अगर नहीं समझ पा रहे ना, इन्वेस्टिंग कभी आप सही जगह पे नहीं कर पाओगे। अब देखो, जैसे अगर एक निश्चित उम्र पर बड़े पैसे आपको चाहिए, ध्यान से समझिएगा सर, कई बार होता है ना, बेटा है, बेटा 18 साल का होगा, अब 18 साल में मेरे को उसको विदेश भेजना है या कहीं भेजना है, कुछ भी करना है, कहीं एडमिशन कराना है, उस वक्त मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए होगा। 50 लाख रुपए चाहिए होगा तो कहाँ से आएगा? मतलब उसके 18वें साल पे, फिक्स 18वें साल पे मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मैं सर कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? मैं कहूंगा उसके लिए सर एंडोमेंट प्लान से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। क्या है एंडोमेंट प्लान? अभी समझाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी, ये स्लाइड हम दोबारा आएंगे लेकर के। एंडोमेंट प्लान से अच्छा उसके लिए कुछ नहीं है। कारण इसका ये है कि सर 18वें साल पे फिक्स 50 लाख रुपए चाहिए। हो सकता है 18वें साल पे अगर कोविड आ गया तो आपने अगर इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में डाल रखा है, गिर के नीचे आ जाएगा, क्या करोगे? 18वें साल 50 लाख चाहिए लेकिन मिलेगा 25 लाख, नुकसान है ना। उसी तरीके से सर एफडी यहां पे रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि एफडी में सर एक टैक्स भी लगता है, आपकी इनकम स्लैब, आपकी जो अर्निंग है उस पर टैक्स भी लगता है। एंडोमेंट प्लान से जो कमाई हुई आपकी सर, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, 0 टैक्स। इसलिए टैक्स बचत, एफडी में टैक्स लगेगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जब मुझे सर्टेन एज पर चाहिए ही चाहिए उस वक्त पैसा? एंडोमेंट प्लान से बेटर कुछ नहीं है। क्या है अभी बताऊंगा। एक निश्चित उम्र पर बड़े पैसे नहीं चाहिए, एक निश्चित उम्र पर, मतलब 18वें साल पे कोई जरूरी नहीं है मेरे को पैसा चाहिए, 20वें पे मिले, 25वें मिले, 30वें मिले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा पैसा रिटर्न मेरे को चाहिए, अच्छा रिटर्न, मैं लंबा वेट करने को तैयार हूं। सर वहां पे इंडेक्स फंड SIP से अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सेफर साइड, लोएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न। हाईएस्ट रिटर्न कब? जब आप फ्लेक्सिबल हो कि लंबा समय, जरूरी नहीं आपको 15वें साल 18वें साल पे ही पैसा चाहिए। उस वक्त अगर मार्केट खराब हुआ तो सर आपका रिटर्न हो सकता है 8% आ जाए, 7% आ जाए, लेकिन लंबे समय तक वेट करने के लिए तैयार हो तो रिटर्न हो सकता है 15 मिले, 17 मिले। एक चीज यहां पे तय है, बहुत लंबे समय में आपको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए जब उम्र फिक्स नहीं है और लंबा समय आपके पास है तो सर इंडेक्स फंड से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा, अगर एक ऐसा फंड जमा करना है जिसे मैं किसी भी समय निकाल सकता हूं, मतलब रात के 2 बजे भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़ जाए अचानक, किसी भी वजह से, किसी हेल्थ की वजह से या किसी भी वजह से, किसी भी 2 बजे भी कुछ सेकंड्स में पैसा मेरे बैंक में आ जाए, सर FD या RD से बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा
फंड नहीं है जो आपको 2 मिनट 1 मिनट के अंदर आपका पैसा आपके बैंक में आ जाए। ठीक है, तो एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लोग इसको बहुत बुरा भला बोलते हैं। सर इसकी जो जगह है ना, जिस जगह पे इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, मैं आज भी मानता हूं एफडी और आरडी से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सर रात के 3 बजे आपको पैसा चाहिए और 3:05 में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है सर? इधर भी आ सकता है, इंडेक्स फंड वगैरह में भी आ सकता है, लेकिन घट भी सकता है ना उस वक्त। तो ये है। अच्छा, अगर लाइफ इंश्योरेंस चाहिए और इनकम 25,000 रुपए से कम है, सर एंडोमेंट प्लान के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। फिर से बात कर रहा हूं, एंडोमेंट प्लान डिटेल में भी समझाऊंगा। सर लाइफ इंश्योरेंस अगर चाहिए और इनकम 25,000 से ज्यादा है तो सर टर्म प्लान से अच्छा आपके लिए पास ऑप्शन नहीं है। वहां पर एंडोमेंट प्लान आपके लिए घटिया है, एकदम घटिया, 3rd क्लास। वहां आपको टर्म प्लान ही लेना चाहिए। आता हूं डिटेल में बताता हूं कैसे। सर लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें ना, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक यूलिप, यूलिप को आप म्यूचुअल फंड के साथ लाइफ इंश्योरेंस जोड़ दिया वैसा समझो। म्यूचुअल फंड रिस्की आइटम है, वेरी करता रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग, उसके साथ इंश्योरेंस जोड़ दिया तो बन गया यूलिप। कुछ इस तरह का समझ लो। यूलिप मेरे हिसाब से किसी के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सर मुझे अगर फ्लेक्सिबल मार्केट में जाना है तो मैं एसआईपी में जाऊंगा, म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, इंडेक्स फंड में जाऊंगा, मैं इसमें क्यों जाऊं? और मुझे अगर इंश्योरेंस ही चाहिए, मेरी इनकम कम है तो मैं एंडोमेंट में जाऊंगा, इनकम ज्यादा है तो मैं टर्म में जाऊंगा, इसमें कब जाऊंगा? मुझे आज तक समझ नहीं आया। आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो कहता हूं ये किसी के लिए अच्छा नहीं है और कभी अच्छा नहीं है। बेकार, घटिया, 3rd क्लास आइटम। इसको क्यों बनाया पता नहीं, इसको तो साइड ही कर देते हैं हम। ये दोनों ऑप्शन में लड़ाई है भैया। सर एंडोमेंट प्लान एक फिक्स गारंटी इनकम के साथ आपके पास आता है। लाइफ इंश्योरेंस है एक फिक्स गारंटी इनकम। अगर ये बोल रहा है कि 20 लाख रुपए आपको 12 साल बाद मिलेगा, तो सर 20 लाख मिलेगा, 19 लाख कुछ रुपए नहीं होंगे वहां पे। 20 लाख का 20 लाख मिलेगा, और चूंकि टैक्स फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद होता है टर्म प्लान जो हाईएस्ट रिटर्न देता है, हाईएस्ट रिटर्न, लेकिन ऑन डेथ ओनली। मरने के बाद ये सिर्फ परिवार को ही मिलेगा। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में इन दोनों को। सर कितनी कमाई कहां कहां डालें? इन्वेस्टिंग, अपने इन्वेस्टिंग फंड का। हर आदमी एक इन्वेस्टिंग फंड अलग करता है ना। जैसे मैंने यहां पे जैसे एग्जांपल लिया है, कोई आदमी अगर 25,000 रुपए महीना कमा रहा है तो मैं मानता हूं सर 5,000 रुपए तो उसको अलग करना चाहिए हर महीने इन्वेस्टिंग सेविंग के लिए, बाकी 20,000 में अपना घर भर चलाओ। तो मैंने बोला है यहां पर 5 लाख से कम कमाई, 5 लाख साल का बोल रहा हूं, 5 लाख नहीं, बेसिकली ये बाय मिस्टेक है, 3 लाख। 3 लाख से कम की अगर इनकम है सालाना, मतलब 25,000 से 25,000 या उससे थोड़ी कम इनकम है, तो मैं कहता हूं 5,000 तो अलग करो। तो उस केस में मैं मान रहा हूं सर साल का हो गया 60,000, 12×5 = 60,000, साल का 60,000। तो आपको इस केस में सर कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूं एंडोमेंट प्लान, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। कोई भी एंडोमेंट प्लान जो आपका नियरेस्ट एजेंट या कंपनी जो भी आपको अच्छा लगे, वो नहीं बोलूंगा मैं कौन सा, और मेरे से पूछो कैसे तो लास्ट में एक ऑप्शन बता दूंगा, वहां जाके खुद ही सर्च कर लेना। एंडोमेंट प्लान, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। एंडोमेंट प्लान आता हूं यार, को डिटेल में बताऊंगा क्या होगा। अभी कमाई का 50% वहां पे जाना चाहिए सर। सॉरी, कमाई का मतलब सेविंग वाली, जितना सेविंग फंड है आपका, ये 60,000 है ना, तो 60,000 का 50% मतलब 30,000 रुपए आपका इस सेक्शन में जाना ही चाहिए सर। चलो इसका रेलेवेंस बता ही देता हूं। सर मेरे पापा की डेथ हुई तब जब मैं 21 साल का था। 21 साल वो उम्र होती है सर जहां पर आदमी कमाना सीख ही रहा होता है, और मेरी उस वक्त पहली ठीक ठाक नौकरी लगी थी। और मुझे खबर आती है, एक दिन मैं ऑफिस पहुंचता हूं, सिस्टम पर काम कर रहा होता हूं, और खबर आती है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ है कि बस जीने मरने वाली बात है। मैं फ्लाइट की टिकट लेके घर पहुंचता हूं। वहां जब पहुंचता हूं तो पता चलता है कि पापा नहीं रहे। कारण क्या होता है कि सुबह सुबह पापा मेरी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने गए थे बाइक से। बाइक ही होती थी, कार वार थी नहीं। तो वापस जब स्कूल छोड़ करके घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में बारिश होने लग गई थी। अब चूंकि रास्ते में बारिश होने लग गई तो सड़क के किनारे बाइक खड़ी करके वहीं पे एक बगल में मंदिर था, तो उस मंदिर के अंदर थोड़ा सा आश्रय ले लिया बारिश से बचने के लिए। वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग और भी मंदिर के अंदर थे। इसी बीच कुछ ही देर बाद एक ऐसा ट्रक आता है जिसका ब्रेक फेल है। वो ट्रक आता है
और रास्ते से हट करके वो सीधा मंदिर की तरफ जाता है और मंदिर उड़ा देता है। मंदिर में जितने लोग भी रुके होते हैं बारिश से बचने के लिए, उनमें से कोई भी नहीं बचता। उसमें से एक मेरे पापा भी थे। सर हालत ये थी, अब जरा सोचो, मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, माँ है, बड़ी बहन की लकीली शादी हो चुकी थी और मेरी पहली नौकरी लगी है और पहली सैलरी भी नहीं आई है। घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है, जिससे घर चल रहा है, सब खत्म। कहां से आएंगे सर पैसे? उस वक्त काम आया था सर पापा का लाइफ इंश्योरेंस। एक अच्छा खासा अमाउंट मिला जिसकी वजह से सब कुछ संभल पाया। अदरवाइज क्या कहां कैसे होता किसी को कुछ नहीं समझ आता। तो लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस ये है सर। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस आज के समय में ना, जैसे मैंने अपने पापा का ही किस्सा आपको बताया, इससे आप समझ सकते हो सर कि कोई आदमी मंदिर के अंदर आश्रय लेने गया बारिश से बचने के लिए और मौत हो जाए, तो इसका मतलब एक चीज समझ में नहीं आता कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कहां से कब कैसे टपक जाए पता नहीं। इस वक्त मैं खड़े होकर के आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है 2 मिनट बाद मुझे हार्ट अटैक आ जाए बात करते करते, कुछ भी हो सकता है। आप सुन रहे हो सकता है आपको आ जाए। सर ऐसे कई सारे केसेस यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आपको मिलते हैं। कोई नाच रहा है, डांस कर रहा है और गिर गया, खत्म। कोई बैठकर बातचीत कर रहा है, बातचीत करते करते गिर गया, खत्म। कोई भरोसा नहीं सर, मौत किस रास्ते कहां से आए कोई नहीं जानता दुनिया में, ठीक है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस सर, ये कोई सेविंग या इन्वेस्टिंग से बढ़ करके इसको मानता हूं मैं। कोई आदमी अगर किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है ना सर, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, वो सब अलग बात है। कोई आदमी लाइफ या हेल्थ किसी भी तरह का अगर नहीं लिया है ना, तो मैं कहता हूं वो आदमी बेवकूफ नहीं है। क्या मैंने बोला? वो आदमी बेवकूफ नहीं है, वो आदमी गधे से भी बदतर है अगर वो अर्निंग मेंबर है तो। क्योंकि वो अर्निंग मेंबर अगर है और उसके पीछे उसकी डिपेंडेंसी है, फैमिली है, बाल बच्चे हैं या माँ बाप हैं, कोई भी हैं, सर कभी ये नहीं सोचा कि आपको अगर कुछ हो गया तो आपके पीछे परिवार उनका कैसे चलेगा गुजर बसर। और अगर ये नहीं सोचा है तो फिर तो इंसान हो ही नहीं ना, फिर तो इमोशन लेस हो ना, या फिर बेवकूफ हो, या फिर गधे से बदतर है वो आदमी। तो इसलिए मैं कहूंगा कोई अगर अर्निंग मेंबर है तो उसके पास तो ये होना ही चाहिए सर, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। कितना जाना चाहिए सर? अगर आपकी कमाई 25,000 रुपए महीने से कम है तो आपके पास एंडोमेंट के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको टर्म नहीं मिलेगा सर। क्योंकि टर्म के लिए 25,000 रुपए से ऊपर की कमाई होनी चाहिए, सालाना 3 लाख रुपए से ऊपर की कमाई होनी चाहिए टर्म लेने के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों, मैं दोनों मिला के बोल रहा हूं सर, 30,000 रुपए साल का आपका जाना चाहिए इस चीज में, साल का 30,000 रुपए। इमरजेंसी फंड, एफडी और आरडी में आपकी कमाई का 15%, साल के हिसाब से बात कर रहा हूं, यानी कि 9,000 रुपए साल का आपका इसमें जाना चाहिए सर। इमरजेंसी फंड क्यों? जिंदगी में अगेन पता नहीं होता कि कब किस वक्त कहां पैसे की जरूरत पड़ जाए सर। जिंदा रहते हुए भी हमें बहुत सारी चीजों में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो इमरजेंसी फंड, जहां पर 5 मिनट के अंदर पैसा आपके बैंक में आ जाए, तो एफडी करो या आरडी करो। अच्छा, इमरजेंसी फंड का मतलब सिर्फ यही नहीं है कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो। इमरजेंसी फंड हमें तब भी क्रिएट करने की जरूरत होती है, मुझे 1 साल बाद बाइक खरीदनी है, 1 साल बाद कोई 2-3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की चीज़ खरीदनी है, तो मैं हर महीने थोड़ा रिकरिंग डिपॉजिट में डाल रहा हूँ और 1 साल बाद निकाल करके वो चीज़ मैं खरीद लूँगा। उसके लिए भी ज़रूरत आता है। छोटा ही रिटर्न मिलता है लेकिन इसका पर्पस रिटर्न कमाना है भी नहीं, ठीक है। इमरजेंसी फंड। उसके बाद इंडेक्स फंड में एसआईपी, सर आपकी कमाई का 30% यानी कि सालाना 18,000 रुपए इसमें जाना चाहिए सर। ये असली इन्वेस्टिंग है, असली इन्वेस्टिंग ये भी है, लेकिन ये इन्फ्लेशन के बराबर का ही आपको रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करके आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को समझो तो ज़्यादा खुश रहोगे, और वही इसकी इंपॉर्टेंस है भी। असली इन्वेस्टिंग ये है सर, 12 से 15%, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। 18,000 रुपये साल का आपका इसमें जाना चाहिए। अगर किसकी बात कर रहे हैं हम, ये 25,000 से कम इनकम है जिनकी, सालाना 3 लाख से कम इनकम है जिनकी, 5% मैं कहता हूँ सेवा में करो सर। सेवा मतलब अनाथ को खाना खिलाओ, जिसके पास खाने का जुगाड़ नहीं उसके खाने का जुगाड़ कर दो, जिसके पास रहने का जुगाड़ नहीं है कहीं किसी तरह उसके रहने का जुगाड़ कर दो। बड़ा अच्छा लगेगा सर सड़क पर अगर किसी भूखे को खाना खिलाओगे ना, जितनी खुशी जितनी तसल्ली उस वक्त मिलता है ना, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी दूसरा काम करते वक्त इतनी खुशी इतनी तसल्ली मिलेगी। ऐसा फील होगा कि भगवान ने जिस वजह से आपको बनाया है वो वजह शायद वही है, दूसरों की मदद करना, और जिनको आपके मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा आप उनकी मदद कर रहे हो सर, इसको कहते हैं सेवा। सेवा कितनी, जितनी अपनी कैपेसिटी है। मैं कहता हूँ अगर 3 लाख से सालाना कम इनकम है, 25,000 से कम कमाते हो तो 5% रखो ना, साल का 3,000 रुपये रखो ना, साल का 3,000 उनके लिए, ठीक है।
दूसरी तरफ सर 5 लाख रुपए से ज़्यादा जो कमाते हैं उनका पैसा कहाँ कहाँ जाना चाहिए, जरा ध्यान से समझिए। सर सबसे पहले तो आपके पास टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी ले लो सर, 5 लाख से ऊपर हो तो आपके लिए तो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है टर्म प्लान। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। एंडोमेंट इज नॉट बेस्ट अगर उनके लिए जिनके लिए, अगेन यहाँ पे 5 लाख लिख दिया है, 3 लाख होना चाहिए, बाय मिस्टेक है ये। 3 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको टर्म प्लान मिल जाएगा सर, टर्म प्लान ही लो। एंडोमेंट उनके लिए है जिनका 3 लाख से कम का इनकम है, क्योंकि एंडोमेंट उनको टर्म उनको नहीं मिलेगा। अभी डिफरेंस में समझाऊंगा, टर्म और एंडोमेंट में डिटेल में डिफरेंस अभी समझाने वाला हूं। तो आपका कमाई का 25% इसमें जाना नहीं चाहिए। मैंने फिगर यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि 3 लाख से ऊपर 25,000 से ऊपर कमा रहे हो तो 25,000 से ऊपर 30,000 है कि 35,000 है कि 40,000 है का मुझे नहीं पता। जितनी भी ऊपर इनकम है सर 25% साल का हटा लेना और इसमें डालना जरूर, ठीक। हाँ, एक लेवल पे अगर आप भैया 2-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो तो 25% इसमें नहीं डाल सकते, उतना पैसा थोड़ी, आपको कितना चाहिए। 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो 10-12 हज़ार रुपये इसका प्रीमियम आता है, तो 25% थोड़ी, फिर वहाँ बहुत मिनिमम हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ 25,000 से ऊपर 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है, उसके लमसम है। उससे ऊपर की कैटेगरी है तो फिर ऑफकोर्स उसके लिए बदल जाएगा। इमरजेंसी फंड क्रिएट करो सर, RD FD कमाई का 15% आपका इधर जाना चाहिए। इंडेक्स फंड सर कमाई का 30% आपका जाना चाहिए। अगर एक निश्चित उम्र पर बड़ा पैसा चाहिए तो सर एंडोमेंट प्लान फिर आपकी भी जरूरत है, फिर आपकी भी जरूरत है। और कितना जाना चाहिए, आपकी कमाई का 25% इसमें जाना चाहिए। अभी आता हूं एंडोमेंट प्लान क्या होता है, अभी बताता हूं, कंफ्यूज ना हो। सेवा 5% आपका भी जाना चाहिए सर। अब आओ सर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने अभी तक क्रिएट कर दिया है, एंडोमेंट और टर्म में डिफरेंस। आ जाए, क्या हो गया, एक बार में जान ही रहा सर, समझो जरा ध्यान से, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर समझना। पैसा बड़ी मेहनत से आता है, पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए, पैसा गलत जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और 90% लोगों का गलत जगह पैसा जाता है क्योंकि समझ नहीं होती है सर। 50,000 कमाने वाला और 20,000 वाला कमाने वाले की इन्वेस्टमेंट सेम नहीं हो सकता, और अगर कर रहा है तो दोनों में से एक आदमी तो गलत कर रहा है, ठीक है। एंडोमेंट प्लान और प्योर टर्म प्लान, मैं टर्म प्लान में भी प्योर टर्म प्लान लिखा है मैंने यहाँ पे। टर्म प्लान में भी आजकल कुछ ऐसे प्लान आ गए हैं जो कि आपको रिटर्न देते हैं, वो भी गारंटीड रिटर्न देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, लास्ट में बात करूंगा। प्योर टर्म प्लान की बात कर रहा हूं मैं। और एंडोमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान आपके पास, अगर आपने आज तक नहीं सुना है इसका नाम, तो आपने जीवन आनंद का नाम सुना होगा, जीवन सरल का नाम सुना होगा, जीवन लक्ष्य का नाम सुना होगा, मनी बैक प्लान का सुना होगा, गारंटीड इनकम प्लान का नाम सुना होगा, अश्योर्ड वेल्थ प्लान जैसा नाम सुना होगा। ये सब एंडोमेंट प्लान ही हैं सर। कभी भी एजेंट आपको एंडोमेंट प्लान बोल करके नहीं बेचता, ये सब चीजें बोल करके बेचता है, ठीक है। यहां पर गारंटीड रिटर्न जरूर होता है, लेकिन 4 से 6% के ऊपर का नहीं होता है। मैंने जो आपकी शुरुआत में आपको स्टोरी सुनाई ना, मेरे साथ ऑफिस में जो आए थे, वो दरअसल एक एंडोमेंट प्लान लेकर के ही आए थे, लेकिन समझना उन्होंने कैसे मेरे को प्रेजेंट करा। एंडोमेंट प्लान बोला नहीं, उन्होंने बोला सर हम इस बैंक से आए हैं और ये वाला बैंक आपको एक सेविंग प्लान ऑफर कर रहा है। सेविंग प्लान बोला, सेविंग प्लान बोला, इंश्योरेंस नहीं बोला, एंडोमेंट नहीं बोला, सेविंग प्लान ऑफर कर रहा है विद 9% गारंटीड रिटर्न। मैंने कहा 9%, तो ठीक है भाई, बताओ क्या है। वैसे तो अपना शेयर मार्केट, इंडेक्स फंड, प्रॉपर्टी ठीक है, बट गारंटीड की जहां बात आ रही है तो वहां 9% एक बहुत अच्छा रिटर्न है। जहां गारंटीड, क्योंकि गारंटीड में बताया ना 6% 7% से ऊपर रिटर्न है नहीं, और एफडी में अभी भी जो 7% मिल रहा है वो कुछ महीनों में रहेगा नहीं, वो लुढ़क जाएगा, नीचे जाएगा, 6.5 जाएगा। तो गारंटीड सुन करके मेरे कान खड़े हो गए। यही बता रहे थे बेसिकली, वो नाम आखिरी तक नहीं लिया उन्होंने। बेसिकली जिस कंपनी का, उस कंपनी का, चलो मैं नाम नहीं लेता हूं आपके सामने, जिस कंपनी का वो एंडोमेंट प्लान मेरे को बेच रहे थे, आखिरी तक उन्होंने एंडोमेंट प्लान नहीं बोला, आखिरी तक उन्होंने उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लिया, वो तो पूछने के बाद उन्होंने बताया। तो सर आदमी यहां पर ना सबसे बड़ा झोल कंपनी नहीं करती, एजेंट्स करते हैं। लेकिन हाँ, जब मैं एजेंट्स की बात कर रहा हूं तो दुनिया में हर एजेंट्स बुरे नहीं होते हैं। अच्छे एजेंट्स की संख्या मुझे लगता है ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं तभी दुनिया चल रही है। जिस दिन बुरे लोग ज़्यादा हो गए, नहीं चल पाएगी सर। तो एजेंट भी हैं, बुरे एजेंट हैं जो झूठ बोल करके बेचते हैं, लेकिन ऐसे सारे नहीं होते हैं। एंडोमेंट प्लान जब भी आपके पास आए,
अच्छा, कई इसमें उटपटांग कैलकुलेशन भी चलते हैं। 6000% आपको देती है ये कंपनी, 500%। अरे भाई साहब, कौन सी दुनिया से आए हो तुम? 4 से 6% से ऊपर कोई नहीं देता सर। कोई बोले तो मामू बना रहा है आपको, डांट के भगा देना ऐसे आदमी। ऐसे आदमी से तो लेना ही नहीं कुछ। ठीक, 4 से 6। प्योर टर्म प्लान में कोई रिटर्न नहीं होता। आप कहोगे फिर तो बहुत बुरा है टर्म प्लान। बुरा नहीं है सर, बहुत अच्छा है। और बताता हूं सर, एंडोमेंट प्लान का प्रीमियम हाई होता है। प्रीमियम समझते ना आप, जो हर महीने या फिर हर साल जो भी आपका पेमेंट मोड है आप वो सेलेक्ट करते हो, उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो बड़ा हाई प्रीमियम होता है। सपोज करो अगर आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना है, 1 करोड़ रुपए का। अच्छा, इंश्योरेंस बोलो इसको या सेविंग प्लान बोलो, एक ही बात है। लोग आपको सेविंग प्लान बोल करके बेचेंगे, या अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बोल के बेचेंगे, या इंश्योरेंस कोई बोलता नहीं है। और इसी वजह से इंश्योरेंस बदनाम इंडस्ट्री है। झूठ बोलने का थोड़ा सिलसिला इसमें काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली इस साइड बहुत ज़्यादा है। इस साइड नहीं है, इस साइड ज़्यादा है। कारण क्या है? ये वाला सर, एजेंट कमीशन यहाँ पे बड़ा हाई है। एजेंट कमीशन, जहाँ पे एजेंट का कमीशन हाई होता है ना, वहाँ झूठ की पॉसिबिलिटी, गुमराह करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इधर एजेंट का कमीशन बहुत लो है, तो यहाँ पर जनरली एजेंट ये बेचते ही नहीं है, ये बेचते हैं। ठीक है, तो किसी भी रूप में किसी भी नाम के साथ आए सर, ये है इंश्योरेंस ही। और इंश्योरेंस, अगर आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए सर एंडोमेंट, तो आपको तकरीबन 3 लाख रुपए सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए। लेकिन यही 1 करोड़ अगर आप टर्म लेते हो तो मालूम कितना देना पड़ेगा सर? मात्र 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपए सालाना। ये एज के ऊपर वेरी करता है, कमेगा भी बढ़ेगा भी, एज अगर ज्यादा कम है तो। लेकिन लगभग 1 करोड़ के लिए आपको 10,000 रुपए सालाना, 1 साल में सिर्फ 10,000 रुपए 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए। लेकिन इधर 1 करोड़ का इंश्योरेंस लोगे तो सर 3 लाख रुपए से ऊपर जाएगा ये फिगर, 3 लाख रुपए से ऊपर। देख रहे हो कितना फर्क है सर? इधर 1 करोड़ के लिए 10,000 लग रहा है, तो इधर 1 करोड़ के लिए 15,000 या 20,000 नहीं लग रहा, इधर 3 लाख से ऊपर जा रहा है ये। इसीलिए मैंने कहा बड़ा हाई प्रीमियम जाता है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक रिटर्न एसोसिएटेड है, तो जब उसको आप कैलकुलेट करते हो तो 4 से 6% का निकलता है। इधर कोई रिटर्न नहीं है एकदम, इसीलिए लोवेस्ट प्रीमियम है। तो आप मुझसे अगर पूछो सर कौन सा इंश्योरेंस प्लान बेटर है, तो अगेन मैं कहूंगा 3 लाख से ऊपर की इनकम है तो इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन 3 लाख रुपए से कम की अगर इनकम है तो फिर इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, यही लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर एक एज वाली मैंने बात बताई, अगर एक सर्टेन एज तक चाहिए तो वहां पर 3 लाख से ऊपर इनकम होने के बावजूद भी आपको ये भी लेना चाहिए। ये तो लोगे ही लोगे, लेकिन ये भी लेना चाहिए। लेकिन वहां पर्पस बदल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बात किया ना हमने। उसके बाद यहां पर आपको सेविंग प्लस लाइफ इंश्योरेंस दोनों मिल जाता है सर इसमें, एंडोमेंट प्लान। और चूंकि दोनों एक साथ है इसीलिए इसका प्रीमियम हाई है। यहां पर दोनों एक साथ नहीं है, यहां पर ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस है, प्योर, इसलिए तुच्छा सा इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है और बड़ा सा कवर मिलता है। कवर समझते हो ना? 1 करोड़ का मतलब कल को जब आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ मिल जाए, वो मतलब होता है कवर का। यहां एक अच्छी बात यह है कि सर 0 टैक्स जो आपको मिलेगा ना, कल को 1 करोड़ मिले या 20 लाख मिले या 25 लाख मिले 20 साल बाद, जितने कभी आपने लिया है कवर, वो जब कल को मिलेगा ना सर, आपके रहते हुए मिल जाए या आपके ना रहने के बाद मिले सर, वो टैक्सेबल नहीं होगा इनकम। मतलब सरकार उस पर टैक्स नहीं मांगेगी कुछ भी। वहीं आप एफडी वगैरह करते हो ना तो वो टैक्सेबल होता है, जैसे अभी बताया भी हमने। इधर नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है ही नहीं, मतलब कुछ रिटर्न है ही नहीं तो क्या टैक्स। और अगर मरने के बाद मिल रहा है तो उस पर कोई सरकार टैक्स मांग ले तो क्या ही सरकार है फिर वो, तो उस पर वैसे ही टैक्स नहीं लगता कुछ भी। ठीक है, लेकिन जीते जी इधर कुछ मिलता नहीं है। प्योर टर्म प्लान की बात कर रहा हूं, लेकिन आजकल ऐसे भी टर्म प्लान आ चुके हैं जहां पर वहां भी रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर ध्यान दो, अगर रिटर्न मिल रहा है तो फिर अपनी जेब से तो देगी ना कंपनी, ना आप ही की जेब से लेगी, तो प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। आपसे जो कंपनी लेगी प्रीमियम, उसका थोड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी बात करता हूं, अभी बताता हूं कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। उसके बाद इनकम रिक्वायरमेंट सर, मिनिमम नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसको लेने के लिए सर आपकी 5,000 की इनकम है, 15,000 की इनकम है, 10,000 की इनकम है, 5 लाख की इनकम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी ले सकता है। लेकिन इसको लेने के लिए चाहिए सर मिनिमम 3 लाख सालाना, उसके बिना ये नहीं मिलेगा सर। एजेंट कमीशन यहां पे बड़ा हाई होता है। अगर आप इंश्योरेंस बेचना है
तो ये वाला बेचोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन आप वो वाला इंश्योरेंस एजेंट बेचना जो कि सच बोल करके लोगों को सही चीज़ देता है। आप वो मत बनना जो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। इससे होता क्या है सर, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपको कभी भी कोई ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहिए जिसमें किसी का हाई छुपा हुआ हो, जिसमें किसी की बद्दुआ छुपी हो। सर आज उसको पता नहीं चलेगा, कल को जिस दिन भी पता चलेगा वो आपके लिए गालियाँ निकालेगा ना, वो आपके लिए बद्दुआ निकालेगा ना, झूठ बोल करके मेरे को चिपका गया। और ऐसा पैसा फलता नहीं है, वो पैसा किसी ना किसी फॉर्म में निकल जाएगा सर। आप किसी का अगर 10,000 रुपये झूठ बोल के लोगे ना, तो ऊपर वाला पता नहीं ऐसी कौन सा खेल रचेगा, आपकी जेब से 1,00,000 रुपये निकल जाएगा और आप कहोगे अरे यार 1,00,000 रुपये मेरा चला गया, ये किस्मत ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। किस्मत ने नहीं किया सर, आपके पुराने कर्म थे जिसकी वजह से, जिसका आपने 10,000 रुपये किसी का मिसयूज किया था, उसकी वजह से आपका 1,00,000 गया। ठीक है, तो अभी कैसा करना नहीं है, एजेंट बनना है, ये बेचना है लेकिन सच बोल के बेचना है। टर्म प्लान एजेंट अगर हो तो कमीशन इसमें लो है। बेसिकली कमीशन लो नहीं है क्योंकि चूंकि अमाउंट आपको कस्टमर से छोटा मिलता है। मतलब हम अगर कस्टमर हैं तो हम 1 करोड़ के लिए 10,000 दे रहे हैं ना, 10,000 रुपये में कितना कमा लेगा एजेंट। लेकिन इधर 1 करोड़ के लिए हम 3,00,000 दे रहे हैं, तो मोटा दे रहे हैं तो एजेंट को भी मोटा जाएगा ना। ठीक है, परसेंटेज तो दोनों में सेम ही है, लेकिन इधर अमाउंट छोटा है तो एजेंट को भी छोटा जाएगा, इधर अमाउंट बड़ा है तो एजेंट को भी बड़ा जाएगा। पर्पस सर, इधर जो पर्पस है, डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म सेविंग विद जीरो टैक्स लाइबिलिटी। मैंने क्या क्या लिखा है, डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म सेविंग विद जीरो टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स नहीं लगेगा कुछ भी, और डिसिप्लिन। मैंने डिसिप्लिन लिखने का मतलब ध्यान से समझिएगा। मैंने देखा है जो जितने लोग एसआईपी करते हैं ना सर, मैक्सिमम लोग अपना 2 से 3 महीने में एसआईपी तोड़ देते हैं, डालते ही नहीं, छोड़ देते हैं। सेम वही आरडी का भी, रिकरिंग डिपॉजिट 2-3 महीने करेंगे फिर छोड़ देंगे। लेकिन एंडोमेंट प्लान अगर आपने ले लिया है तो यहाँ पे मजबूरी बन जाती है आपकी डालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पीरियड होता है, आपको मिनिमम 5 साल या 6 साल 7 साल तक तो डालना ही है। उससे पहले अगर आपने डिसकंटिन्यू किया तो आपने जो दिया पैसा है वो गया, वो नहीं मिलेगा आपको वापस। तो आदमी मजबूर है, फिर यहाँ डालता ही डालता है। तो रिटर्न यहाँ पर भले ही कम है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग होने की वजह से आदमी कम से कम इन्वेस्ट करता ही करता है। जबकि हमने जो इन्वेस्टिंग वाला कॉलम थोड़ी देर पहले इधर लिया था, वहां पे रिटर्न भले ही आए हैं लेकिन बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक बड़ा रीजन ये है कि आदमी डिसिप्लिन नहीं है, 2-3 महीने करके छोड़ देगा। उसको लगता है 2-3 महीने में मेरा 10,000 करोड़ बन जाना चाहिए, अरे नहीं बन रहा, बढ़ नहीं रहा, निकालो निकालो निकालो। लेकिन इधर नहीं कर सकता ना, इधर तो मजबूरी है। तो इस महीने में एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अगर चाहिए तो मैं कहूँगा एंडोमेंट प्लान से अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, इससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप उनमें से हो जो आप कभी करोगे कभी छोड़ दोगे, कभी करोगे छोड़ दोगे, इस वाले टाइप के आदमी हो, तो आपको निश्चित एंडोमेंट प्लान लेना चाहिए। ये बेस्ट है, फिर ये आपसे करवा ही लेगा, नहीं तो खा जाएगा ना पैसा, उस डर से दोगे आप। ठीक है, अच्छा इधर जो है, इधर लाइफ इंश्योरेंस ओनली, दैट्स वाई लोएस्ट प्रीमियम। इधर आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, इसीलिए लो प्रीमियम है सर। लाइफ इंश्योरेंस इफ इनकम इज लेसर देन 5 लाख, 5 लाख से, फिर यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, 5 लाख नहीं है 3 लाख, 3 लाख से कम अगर है तो ये करना ऑप्शन, यही करना ऑप्शन आपके लिए है। अब दोबारा सेम स्लाइड में लेकर के आया हूं, दोबारा समझाता हूं, इस बार ज्यादा समझ में आएगा आपको ये बात। मैं अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, अपनी जरूरत समझो सर। अगर एक निश्चित उम्र तक आपको बड़ा पैसा चाहिए, एक निश्चित उम्र पर, फिर से मैं वो एग्जांपल लेता हूं, 18वें साल पे बेटे की पढ़ाई या बेटे की शादी या कोई भी बड़ा खर्चा आने वाला है इसी उम्र पर, तो आपको एंडोमेंट प्लान चुनना चाहिए। क्योंकि दूसरा इन्वेस्टिंग में जाओगे तो उस वक्त अगर मार्केट डाउन है, कोविड आ गया, भूकंप आ गया, सरकार बदल गया, इकोनॉमी हिल गया, तो आपका पैसा 10 रुपए का 6 रुपए रह जाएगा। इधर नहीं, इधर जितना बोला है उतना ही रहेगा। एक निश्चित उम्र पर अगर बड़ा पैसा नहीं चाहिए, कभी भी चाहिए, तो इंडेक्स प्लान SIP बेस्ट है। अगर एक ऐसा, अच्छा ये सब जो आप कह रहे हो सर, इनमें से हम कौन सा करें? सर सारे करो, थोड़ा थोड़ा फंड, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि इसमें 15%, किसमें 20% आपको डालना चाहिए। नहीं समझ आए तो बैक करके दोबारा देखो। सर एक ऐसा फंड जमा करना है जिसको हम किसी भी समय निकाल सके, FD/RD, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा डालते हो। FD क्या होता है, एक ही बार पैसा आ गया आपके पास 5 लाख रुपए, एक ही बार हमने डाल दिया, वो फिक्स डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो उसके लिए FD/RD का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर लाइफ इंश्योरेंस चाहिए और इनकम 25,000 से कम है तो फिर एंडोमेंट के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर लाइफ इंश्योरेंस चाहिए और इनकम 25,000 से ज्यादा है तो आपको टर्म के अलावा दूसरा कोई लेना ही नहीं चाहिए। टर्म इज बेस्ट इंश्योरेंस।
क्योंकि उसमें आपकी बचत बहुत ज़्यादा है, आपका ज़्यादा फायदा है उसमें। कोई कितना भी रिटर्न कुछ भी दिखा दे, ये वो रिटर्न के चक्कर में मत पड़ना, आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। टर्म इज द बेस्ट इंश्योरेंस, बेस्ट 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 इंश्योरेंस। इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता और इससे बड़ा रिटर्न देने वाला कुछ हो ही नहीं सकता, अगर आपकी इनकम ठीक है, 3 लाख से ऊपर है तो। अब आप पूछोगे सर टर्म कैसे लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, तो चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम जरा बाहर निकल जाते हैं इससे और हम सीधा आ जाते हैं पॉलिसी बाजार की स्क्रीन पर। पॉलिसी बाजार की स्क्रीन पर आप जाओगे, हमने डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे, आपका नाम नंबर वगैरह मांगेगा, तो वो एंटर करके आप सीधा इस स्क्रीन पर आ जाओगे। ठीक है, तो इस स्क्रीन पर जब आप आओगे, सर यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आपको दिखा रखा है। यहाँ पर कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनी टर्म प्लान बेच रही हैं वो सब लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने जो एज डाला है वो 25-26 साल एज डाला था, जिसकी वजह से ये महीने का प्रीमियम देखो 972 रुपये आ रहा है। कितने का लिए सर देखो, अरे रे 1 करोड़ के लिए कितना आ रहा है, 972 रुपये। सर इसको साल का आप देख सकते हो, यहाँ पे पे ईयरली करोगे ना, सॉरी इसको आप पे ईयरली यहाँ पे कर दो, तो इस साल का आने लग गया 11,000 रुपये। मैंने बोला था ना 1 करोड़ के लिए 10,000 रुपये बोला था ना, उसी के आसपास आ रहा है। और उधर जाओगे एंडोमेंट में तो 3 लाख से ज़्यादा। ठीक है, तो फिलहाल हम मंथली मोड में इसको देखने की कोशिश करते हैं। मंथली 972, इधर इस कंपनी में जाओगे तो 1100, इधर कंपनी जाओगे तो 1000। अब सवाल उठता है सर कौन सी कंपनी कर लें, क्योंकि पॉलिसी बाजार की अच्छी बात यह है कि आप सारी कंपनियों का प्लान यहाँ पे देख सकते हो, खुद के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। किसी भी ऑफलाइन मोड या किसी भी एजेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आपको इस तरीके से सारा बखान कर दे, एक साइड रख दे और आप खुद चुनो कौन सा बढ़िया है, कौन सा ले ना ले। अब यहाँ इतने सारे ऑप्शन हमारे को पॉलिसी बाजार दे रहा है, तो साथ में ये कंफ्यूजन भी पैदा होता है कि हम चुने कौन सा, बेस्ट हमारे लिए कौन सा है। तो मेरे हिसाब से सर बेस्ट टर्म प्लान आपको चुनने के लिए ना, यहाँ आपको प्लान चुनने की जरूरत नहीं है। एंडोमेंट प्लान में अलग अलग वैरायटी के प्लान होते हैं, किसी में 10 मिल रहा है, किसी में 12 मिल रहा है, किसी में 6 मिल रहा है, किसी में 2 मिल रहा है, किसी में ये नहीं मिल रहा तो किसी में वो मिल रहा है, किसी में वो नहीं मिल रहा तो किसी में ये मिल रहा है। वहां बहुत नौटंकी है, लेकिन यहां पर वो सारी कोई नौटंकियां खत्म। यहां पर सर टर्म प्लान है ना, मरने के बाद ही मिलेगा। अच्छा वो ऑप्शन भी आ चुका है आपकी जीते जी वाला, आप रिटर्न चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आप चुन सकते हो। तो यहां पर प्लान नहीं, आपको कंपनियां चुननी है। कंपनियां क्या, एक कंपनी चुननी है। तो कंपनी चुनने का मतलब है सर क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर 100 क्लेम उस कंपनी के पास आए तो कितने क्लेम उसने पास किए और कितने रिजेक्ट किए। तो जैसे यहां पर आप देखो 99.5% ये दिखा रहा है। यहां पर मैंने लिया हुआ है, ये फिल्टर है, मैंने इस पर क्लिक किया, आ जाओ। अच्छा क्लेम सेटलमेंट, सबसे लोएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहां पर ये दिखा रहा है एसबीआई लाइफ का है। मैं अगर हाईएस्ट करूं इस पर क्लिक करके, तो सबसे हाईएस्ट जो दिखा रहा है किसका आया कि नहीं आया, प्रेम चोपड़ा, फैंटास्टिक, बहुत सूट करता है। हाँ सबसे हाईएस्ट जो दिखा रहा है सर 99.5% क्लेम पास हुए हैं, वो है कंपनी मैक्स लाइफ का। ठीक है, और यहां पर देखो 1 करोड़ के लिए आपको सिर्फ इतना ही देना पड़ रहा है। अब यहां पर कुछ और चीजें हैं जो आपको समझा देता हूं। यहां पर देखो सर, आप कोई भी चुनो, किसी को भी चुनो अपनी मर्जी से, आप जिसका देखना हो और कंपनी का डिटेल और गूगल करना हो तो वो सब चीजें कर लेता हूं। यहां पर एक ऑप्शन है सेव अप टू 46%। आपके प्रीमियम पे 46% की बचत भी हो सकती है। कैसे, जरा इस पर क्लिक करके हम देख लेते हैं। सर 3 ऑप्शन है जब आप पॉलिसी बाय करने जाओगे ना, 3 ऑप्शन है आपके पास। पे फॉर 5 ईयर्स, ये क्या कह रहा है, आपका जो भी प्रीमियम बन रहा है उसको आप 5 ही साल में सारा निपटा कर देते हो तो आपको 46% की बचत हो जाएगी, कम प्रीमियम लगेगा। फिर अगला कह रहा है कि सर पे फॉर 10 ईयर्स, अगर 10 साल में ही आप सारा प्रीमियम निपटा देते हो तो आपको 41% की बचत हो जाएगी, और अगर 15 साल में निपटा देते हो तो 35% की आपकी बचत हो जाएगी। सर अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर उस तरीके से आगे आप बढ़ जाते हो। अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कवर टिल, कितने साल के लिए आपको कवरेज चाहिए। सर यहां पर मुझे मालूम है ज्यादातर लोग ये चाहेंगे कि मुझे तो 100 साल के लिए कवर दे दो। सर 100 साल के लिए कवर लेना नुकसानदेह है। क्यों? आपको कवर उतने ही साल के लिए चुनना चाहिए जितने साल बाद आपको लगे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपके ना रहने के बाद भी फाइनेंशियली उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब कमाने धमाने के लायक हो चुके हैं वो, तो आपको उसी साल तक लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो 70 साल आपकी उम्र हो जाए
तो आपको लगता है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो आपके ना रहने पर भी वो जनरेशन को फाइनेंशियली कोई लोड नहीं पड़ेगा। तो आप 70 साल तक ही लो, 60 साल में लग रहा है तो 60 साल तक ही लो। सर 90 साल का ले लोगे, उस केस में 80 ले लोगे तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा कवरेज ईयर रखोगे सर, प्रीमियम का साइज उतना बढ़ जाएगा। 10,000 का प्रीमियम 11 हो सकता है, 11.5 हो सकता है, 10.5 हो सकता है, तो ज़्यादा प्रीमियम काहे को देना। ड्यूरेशन समझना बहुत ज़रूरी है सर, ऊट पटांग ड्यूरेशन मत लेना ना, एक कैलकुलेट कर लो। अब जैसे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 60 साल सेलेक्टेड है, तो 60 साल के हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा है। सर देखो अभी कैलकुलेशन कैसे बदल जाएगा, ये 972 रुपये आ रहा है ना सर, आप इसको ले लो, आप इसको ले लो 79 ईयर्स के लिए। देखो अभी कैसे बदल जाएगा, ये बदलो भैया, बदलो बदलो बदलो, आ रहा है 1400 रुपये चला गया सर। कहाँ 900 का 1400 रुपये चला गया, ऑलमोस्ट 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया। तो देख रहे हो कवरेज, इसीलिए ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। तो ये चीज़ें मोटा मोटी यहाँ पर हैं। हम अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सर यहाँ पे दो हैं, एक रेगुलर पे, एक लाइफ टाइम लिमिटेड पे। ये दोनों ऑप्शन क्या है बता देता हूँ सर। रेगुलर पे अगर आप जाते हो तो 52 साल तक, हमने जितना भी लिया था जितने साल का, तो उसके हिसाब से 52 साल तक आपको पे करना है, 12 महीने इतना रुपया आप पे करोगे। लेकिन अगर लिमिटेड पे में ऑप्शन आप जाते हो तो 10 ही साल तक आपको पे करना है, 12 महीने, और इतने रुपए पर मंथ आपको पड़ेगा सर, जिसमें से यू पे इतना और आपकी बचत हो जाती है इतनी, 4.5 लाख रुपए आपकी बचत हो जाती है इस केस में। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। अच्छा, कुछ और चीजें सवाल आती हैं जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो एक डर होता है सर कि ऑनलाइन हम इंश्योरेंस लें या ऑफलाइन हम इंश्योरेंस लें। हम अपने जान पहचान के एजेंट से प्लान लें या ऑनलाइन लेंगे, तो पता नहीं ये लेंगे पैसा कहाँ चला जाएगा, हमारा पैसा मिलेगा नहीं, क्लेम सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं सर, आज के समय में ना चीज़ें और बेहतर होती चली जा रही हैं, दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को जो टॉप पे कंट्रोल करती है वो IRDA करती है। अच्छा, पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल होने के साथ साथ इनकी सारी सर्विसेज ये ऑफलाइन भी देते हैं। फॉर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ पर अपना आप डिटेल डालोगे तो उनको बोलना भैया हमको फ़ोन पे मत समझाओ, जैसे कंफ्यूजन होगा ही ना, सारा तो इतना हमें समझ में आ नहीं हो गया होगा, बहुत सारे सवाल हो सकता है पैदा हो गए होंगे। तो मैं कहता हूँ फ्री कंसल्टेशन लो पॉलिसी बाजार वालों से, फ्री में अपने सवाल सॉल्व करवाओ, फ्री में अपने डाउट्स सॉल्व करवाओ पॉलिसी बाजार वालों से। अपना डिटेल डालोगे ना तो इनकी तरफ से फ़ोन आएगा, उनको बोलना भैया फ़ोन पे मत समझाओ हमको, हम घर आकर से समझाओ। सर आपके घर आएंगे, घर आ करके आपको समझाएंगे, और आप 3 घंटे में समझो या 30 घंटे में समझो, बिठा करके समझा करके आपको जाएगा। एक बार नहीं 10 बार समझो, समझा करके जाएगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करके जाएगा। आप पूछो मेरी एज के हिसाब से कौन सा सही है, वो बता के जाएगा, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना सब समझा के जाएगा। तो ऑनलाइन पोर्टल होने के साथ साथ ये ऑफलाइन सपोर्ट भी दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात आता है जब क्लेम सेटलमेंट या जब क्लेम लेने की बारी आए, तो उस वक्त भी सर, वैसे तो देखो ये पॉलिसी बाजार ऑलरेडी इतनी पावरफुल है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसी इंश्योरेंस कंपनी को जितना ज़्यादा मोटा धंधा देते होंगे, आपको क्या लगता है कोई ऑफलाइन इंडिविजुअल एजेंट उतना धंधा देता होगा क्या? सर एक एजेंट जितना धंधा देता होगा, इनके पास तो ऐसे पता नहीं कितने होंगे। तो इनकी नेगोशिएशन पावर जो किसी कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ होगी, वो एक एजेंट की नहीं हो सकती। तो दीज पीपल आर मोर पावरफुल, तो इनकी बात इंश्योरेंस कंपनी जल्दी और ज़्यादा मानेगी। तो इनके कहने पर ज़्यादा सुनवाई, जल्दी सुनवाई हो सकती है। वैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो लिखी भी हुई है, फ्री डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस। कल को जब क्लेम लेने की बारी आएगी सर, आपको डेडिकेटेड एक टीम असाइन होती है आपके क्लेम को सेटल करने के लिए, ठीक है। वाई बाय पॉलिसी बाजार से क्यों हमारे को खरीदना है? डेडिकेटेड क्लेम सेटलमेंट फॉर फैमिली, एक फैमिली के लिए फ्री एक्सक्लूसिव प्लान्स अवेलेबल फॉर बिजनेस ओनर्स। अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो आपके लिए अलग प्लान्स हैं भैया। 100% कॉल रिकॉर्डेड टू इंश्योर नो मिस सेलिंग। सर इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा धंधा, जैसे मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा गड़बड़ धंधा ये चलता है कि कुछ भी बेचने के लिए कुछ भी बोला जाता है बेचने के लिए। यहाँ पर ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आपको फ़ोन पर रिकॉर्डेड लाइन पर सब कुछ आप रिकॉर्ड करोगे जो आपसे बात हो रही है फ़ोन पर, तो गड़बड़ बोलेगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना। डिस्काउंट अप टू 10%, अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। एडवाइजर्स अवेलेबल इन योर सिटी, आपके सिटी में एडवाइजर भी अवेलेबल है, घर पे आकर के आपको समझा के जाएंगे, जो पूछना पाछना है सारे डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, किसी पर क्लिक करते हैं। चलो इसी पर हमने क्लिक कर दिया, एक चीज़ आपको दिखाना है इसलिए क्लिक कर रहा हूँ। आगे बढ़ो भैया, प्रोसीड हमने कर दिया। प्रोसीड करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आएगा
यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है सर, 30 डेज इजी रिफंड पॉलिसी। आपको पॉलिसी लेने के बाद भी 30 दिन में कुछ शक हो, अरे नहीं मैं गलत ले लिया, पैसा नहीं देना चाहिए था, वो गड़बड़ ले लिए, सर 30 दिन में आपका पूरा पैसा रिफंड भी हो जाएगा बिना कोई डिडक्शन। ठीक है, 99.93 क्लेम सेटलमेंट जिसका मैक्स कम देख रहे थे उसका दिखा रहा है। प्लस एक और चीज़ खास बात बता देता हूँ, भूलना मत, जब भी आप टर्म प्लान ले रहे हो सर, इसके लिए राइडर इसके साथ जरूर ऐड करो। राइडर क्या होता है, ये तो आप लाइफ का ले रहे हो, सर कैंसर हो गया तो भगवान ना करे हो, लेकिन कल को कैंसर हो गया तो उसके लिए अलग पैसा खर्चा होगा। सर कुछ रुपए 600 700 800 रुपए दे करके सालाना, वो भी दे करके आपको पूरा लाखों का कवर मिल जाता है। आपको कैंसर हो गया, कोई क्रिटिकल बीमारी हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, बहुत सारी चीज़ें राइडर्स में आपको आगे ऑप्शन दिखेगा, राइडर्स इसमें ऐड कर सकते हो बहुत सस्ते, कुछ 100 रुपए दे करके, वो भी सालाना। अच्छा, राइडर्स जनरली लोग गलती क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ ऐड कर लेते हैं, वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता चला जाता है, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम फिक्स हो जाता है। सर आज आपने जिस प्राइस पर प्रीमियम देना शुरू किया, यही प्रीमियम आपका लाइफ टाइम जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ता रहता है। हमने पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। तो आज के वीडियो में अगर मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मज़ा आ गया।